हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सौर मंडल लेके उपस्थित हुआ हूँ। चलिए आइए देखते हैं कि सौर मंडल होता क्या है। आपको जैसे थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक है सौर मंडल। देखिए, सौर मंडल ध्यान से समझते हैं। पहले सौर मंडल क्या है। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले, ठीक है, तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों का समूह सौर मंडल कहलाता है। समझ में आया? सौर मंडल कहलाता है मतलब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले मीन्स कि इनका मुखिया सूर्य है। सूर्य की कक्षा में घूमने वाले, ठीक है, सूर्य के इर्द गिर्द में रहने वाले, वही सौर मंडल में आते हैं। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। देखिए, मैंने महाविस्फोट के बारे में बताया है। इसके प्रीवियस क्लास में मैं जब ब्रह्मांड टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि बिग बैंग सिद्धांत जिसे लेमेंतेर ने दिया था, उन्होंने बताया था कि एक सघन पिंड में महाविस्फोट हुआ और उसके बाद सारे ब्रह्मांड में इधर उधर जो है सारे पिंड, उल्का पिंड, इस तरीके के जितने हैं वो सब फैल गए और उससे ब्रह्मांड की रचना हुई। ठीक है, इतना है। देखिए, महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, मीन्स मैंने कहा एज्यूम इतने ईयर, ठीक है, ये डिफिनिट नहीं है, ठीक है, 10.5 अरब वर्ष पश्चात सौर मंडल का विकास हुआ। मतलब हमारे सूर्य के इर्द गिर्द जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सैटर्न, अरुण, वरुण, ये जितने हैं सब लगभग इतने अरब बाद ये सब संतुलित अवस्था में सौर मंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, समझते हैं। देखिए, ये डायग्राम थोड़ा हल्का आपको दिख रहा है, लेकिन मैं इसमें समझाता हूं कि एक्चुअल में है क्या। देखिए, ग्रह, ठीक है, प्लैनेट, यहां पे आप सूर्य है, यहां पे देखिए, यहां पे हमारा सूर्य है, ठीक, यहां पे हमारा सूर्य है। देखिए, ये सूर्य का झलक है, ठीक, ये देखिए सूर्य चमक रहा है, ठीक है, सूर्य चमक रहा है और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है, मीन्स बुध, देखिए यहां पे बुध है, और उसके बाद क्या है? शुक्र है, उसके बाद क्या है? पृथ्वी है। हाँ, देखिए इन दोनों के, बुध और शुक्र का कोई भी जो है उपग्रह नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारी पृथ्वी कहाँ पे है? यहाँ पे। हमारे पृथ्वी के केवल एक ही उपग्रह है जो है चंद्रमा, जिसको आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। अभी कुछ ईयर पहले ही हमारा चंद्रयान 2 चंद्रमा पे भेजा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है सफल नहीं रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति। देखिए, बृहस्पति कुछ देखने से ही आपको क्या लग रहा है? सबसे बड़ा जो है लग रहा है। ठीक है, यहां पे क्या है? देखिए, यहां पे है बुध, ठीक, यहां पे बुध है, और यहां पे क्या है? यहां पे शुक्र है, ठीक, यहां पे पृथ्वी है, ठीक है, और इसके बाद यहां पे देखिए क्या है? यहां पे मंगल है, ठीक, इसके बाद यहां पे क्या है? यहां पे बृहस्पति है, यहां पे बृहस्पति है। इसके बाद आता है सैटर्न। देखिए, इसके छल्ले भी पाए जाते हैं सैटर्न के। देखिए, इसमें भी डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये शनि है, इसमें ऐसे करके छल्ले पाए जाते हैं। ये क्या है? शनि, ठीक। इसके बाद ये अरुण है, ये क्या है?
अरुण और इसके बाद वरुण है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, इससे कुछ अच्छा आपको दिखाई देगा। यहां पे देखिए हमारा सौरमंडल और उसके ग्रह, सूर्य यहां पे है, यहां पे जैसे मैंने बताया बुध है, इसके बाद शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है। जिस सीक्वेंस में है आप उसी सीक्वेंस में इसे याद करेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा, क्योंकि सीक्वेंस भी पूछा जाता है, वेटेज आधार पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऐसे नहीं हमें याद रहेंगे तो हम क्वेश्चन अच्छी तरीके से आंसर नहीं दे पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ चौथे नंबर पे क्या है, यहाँ पे मैं नंबरिंग भी करता हूँ। पहले नंबर पे बुध है, दूसरे नंबर पे क्या है, शुक्र है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है और चौथे नंबर पे मंगल है। ये सूर्य के कंपैरिजन में है, नॉट वेटेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे कुछ आपको छोटे छोटे डॉटेज दिखाई देते होंगे, जो क्या है, वो क्षुद्र ग्रह का घेरा है। देखिए ऐसे 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 कुछ, ये क्या है, क्षुद्र ग्रह का घेरा। इसके बाद क्या है, देखिए पांचवें नंबर पे हमारा क्या आता है, बृहस्पति आता है। उसके बाद छठवें नंबर पे आता है आपका शनि और सातवें नंबर पे आता है अरुण और आठवें नंबर पे आता है वरुण, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें बौने ग्रह भी हैं, उल्का भी हैं, धूमकेतु भी हैं, सब कुछ इसी जो है सौर मंडल पे पाए जाते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं और इसको समझते हैं वेटेज के आधार पे, ठीक है। वेटेज के आधार पे, आकार के आधार पे आप देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है। इसमें प्रीवियस एग्जामों में हर बार लगभग 5वें पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन इससे मिला हुआ है, इसलिए मैंने इसकी हायरार्की आपके सामने प्रस्तुत किया है। जरा देखिए पहले नंबर पे क्या है, वेटेज के आधार, मतलब आकार के आधार पे, ठीक है। आकार के आधार पे क्या है, सबसे पहले नंबर पे बृहस्पति है, दूसरे नंबर पे शनि है, तीसरे नंबर पे अरुण है और चौथे नंबर पे वरुण है और पांचवें नंबर पे पृथ्वी है। हाँ ध्यान रखिएगा, पांचवें नंबर पे पृथ्वी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पृथ्वी किस नंबर पे आता है, ठीक है, तो पांचवें नंबर पे आता है। उसके बाद देखिए शुक्र है, ये गलत लिखा है, ये क्या है, उसके बाद शुक्र है और उसके बाद मंगल है, ठीक है। देखिए मंगल पे भी अमेरिका ने बहुत सारे रोबोट जो है भेजा है जो सफल हुए हैं और वहाँ के बहुत सारी इमेजेस जो है आई हुई हैं, जो लगातार अभी आ ही रही हैं। और देखेंगे कि आप जो है मंगल पे ऐसा लगता है कि कभी जीवन वाकई में रहा होगा जैसे पृथ्वी पे है। ये मेरा अनुमान है कि शायद वहाँ कभी जीवन रहा होगा, अनफॉर्चुनेटली इन्वायरमेंट चेंजेज की वजह से या किसी और कारण की वजह से वहाँ पे जीवन खत्म हो गया। अब देखिए किसी भी चीज़ के, जैसे मैंने ब्रह्मांड जब टॉपिक उठाया था तो उसमें बताया था कि हर एक ग्रह उपग्रह ये सब बनते हैं और बिगड़ते हैं। जैसे हमारा सूर्य है, इस समय अगर देखें तो अगर हर एक तारे की बात करें तो 10 करोड़ अरब, मैंने कुछ ऐसे बताया था कि उसका जो है क्या होता है, जीवन अवधि होती है। लेकिन अगर हमारे सूर्य की बात करें तो अभी भी हमारा सूर्य लगभग 5 ओच जो है बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे, मतलब कि यहाँ पे आइए 6 और ये कितने, मंगल कितने पे है, 7वें पे है। उसके बाद क्या है, बुध, और अब बुध क्या है, 8वें पे है। ध्यान रखिएगा हमारे जो है ग्रह कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। हमारे ग्रह कितने हैं, 8 हैं और हमारे पृथ्वी के केवल एक ही उपग्रह है, मैंने बताया जैसे कि चंद्रमा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा सूर्य। देखिए सूर्य के बारे में देखते हैं। 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह लगभग 40,000 क्षुद्र हैं।
उल्का पिंड है, सौरमंडल में जितने हैं सभी को आप देखिए, धूमकेतु हैं, धूल है और गैसें हैं। इतनी चीजों से हमारा सौरमंडल बना हुआ है। ठीक है, एक देखिए, अगर मैं बात करूं कि अगर शायद हमारे पास भी बड़ी सी दूरबीन होती और हम वहां तक देख पाते तो देखिए कितना अच्छा नज़ारा होता कि हम लोग भी देखते कि ये सब जो क्षुद्र ग्रह हैं ये सब क्या हैं और कैसे चलते हैं। लेकिन आप फोटो में देखिए और हम क्या करें, वीडियो में देखिए, ठीक है, और उससे समझिए कि ये सब चीज़ें हैं क्या, लेकिन वो हमारे पास तो है नहीं है। ठीक, अब देखिए सूर्य का बाहरी भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम फोटोस्फीयर मीन्स प्रकाश मंडल कहते हैं। जो हमें दिखाई देता है सूर्य का बाहरी भाग वो क्या है, फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल है। ये क्या है, फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल है। फोटोस्फीयर प्रकाश, इसे क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। देखिए सबसे बहुत प्रबल विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है। इससे क्या है, फोटोस्फीयर से बहुत प्रबल विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है जिसे हम बोलते हैं सौर ज्वाला या विद्युत चुंबकीय। क्या बोलते हैं, सौर ज्वाला या विद्युत चुंबकीय। देखिए कभी इतना अधिक होता है कि पृथ्वी के वातावरण तक ये पहुंचाता है। अच्छा, पृथ्वी के वातावरण तक पहुंचाता है तो कहाँ, हाँ देखिए नॉर्थ और साउथ पोल में देखेंगे कुछ चमकीले तरीके का दृश्य दिखाई देता है। वो फोटोस्फीयर मतलब कोरोना वाला पार्ट से ही निकल के पृथ्वी पे यहाँ तक कवरेज आ जाता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे चमकीले टाइप में दिखाई देता है। वो मैं लिख भी दिया हूँ, देखिए सेम टू सेम अपनी लैंग्वेज में लिखा हूँ, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही सिंपल तरीके से पृथ्वी के वातावरण में पहुंच जाता है। जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पे रंग बिरंगे चमकीले प्रकाश देने लगता है, उसे हम अरोरा लाइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, अरोरा लाइट। ये देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। और इसके नॉर्थ पोल पे जब चमकीले ऐसे कुछ दिखाई देंगे तो क्या है, अरोरा बोरियालिस होता है कहते हैं। और साउथ पोल में जो उसे क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इन दोनों पोलों पे ऐसे दृश्य आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सौर कलंक किसे कहते हैं। अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो ये जो अभी तक निकल रहा था फोटोस्फीयर से कुछ निकल के यहाँ तक आ जा रहा था, वही सौर कलंक से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि सूर्य के विद्युत चुंबकीय ऊष्मा निकल के अंतरिक्ष में चली जाती है। कुछ तो हमारे पृथ्वी के पास तक आ जाती हैं और कुछ क्या होती है, बहुत सारा अंतरिक्ष में मतलब वितरित हो जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती हैं, तो उसे हम सौर कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, सौर कलंक कहते हैं। वहां पर काला धब्बा पड़ जाता है जहां से ये निकल गई। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है। यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल के बाहर हो गए तो यहाँ पे काला धब्बा पड़ जाता है। और देखिए जब काला धब्बा पड़, अच्छा इसके निकलने और बनने की कितनी ईयर, लगभग 11 साल होता है। ठीक है, ठंडा हो जाने के बाद ये ब्लैक हो जाता है, मतलब काला धब्बा पड़ जाता है। यह बनता बिगड़ता रहता है। इसकी अवधि जैसा अभी मैंने बताया कि 11 वर्षों की होती है। बाहर चमकता पार्ट कोरोना कहलाता है। अभी इसके पहले भी मैं ये वर्ड का नाम ले चुका हूं कि बाहर का जो सूर्य के बाहरी ये देखिए, ये बाहर की तरफ जो चमकता हुआ पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। ध्यान रखिएगा।
दूरी, अच्छा मैं बात करूं कि दूरी कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, कितना है, 14.98 करोड़ किलोमीटर है। फोटोस्फीयर की तापमान की मैं बात करूं तो कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पर अगर मैं केंद्र की बात करूं, सूर्य के केंद्र की तापमान, देखो यहां तो फोटोस्फीयर हुआ, ठीक है, यहां पर फोटोस्फीयर हुआ, इसका तापमान कितना है, इसका तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसके केंद्र की बात करूं तो इसके केंद्र का तापमान कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है। सोचो कितना ज्यादा तापमान है। अवधि इसकी कितने है, 10 बिलियन ईयर, और इसको क्या बोलते हैं, 10 अरब वर्ष। देखिए कितना अवधि होती है एक तारे के, 10 अरब वर्ष होती है। तो अब हम अगर हम देखें तो इसके जीवन काल में क्या, सूर्य की अवधि कितनी है, 5 अरब वर्ष है। ठीक है, क्यों, क्योंकि और बीत चुका है। ठीक, तो 5 अरब वर्ष लगभग में है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 की पावर 12, किसमें, किलोमीटर में। ध्यान रखना, अगर इसको मैं मीटर की बात करूं तब ये क्या है, इसके प्रीवियस वाले में वीडियो में बता चुका हूं, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ओके दोस्तों, एक पारसेक, देखो पारसेक क्या है, प्रकाश वर्ष से बड़ी इकाई है। एक पारसेक में कितना होता है, 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। पृथ्वी के 4 नजदीक ग्रह, हम देखिए इसके बारे में बात करते हैं, इन ग्रहों के बारे में। 4 नजदीक ग्रह अगर देखेंगे तो भारी पदार्थ के बने होते हैं, मतलब कि ठोस, घनत्व तो अधिक होगा, छोटे होंगे, आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, वहीं पे पृथ्वी के अगर बाहर के 4 ग्रह के बात कर लो, मतलब हमारे पास कितने ग्रह हैं, देखिए 8 ग्रह हैं। ठीक, 8 ग्रह है ना, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 ग्रह। तो यहाँ पे हमारा सूर्य है, यहाँ पे हमारा सूर्य है। तो इन 4 ग्रह क्या हैं, ये इनर कहलाएंगे, और वो क्या कहलाएंगे, वो आउटर कहलाएंगे। ठीक है, इनको बात करोगे पृथ्वी के 4 बाहर के ग्रह, ठीक है, 4 बाहर के ग्रह पृथ्वी से, देखिए हल्के पदार्थ, घनत्व कम, बड़े, वाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, वाह्य ग्रह कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब इसको देखिए, 6 पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं, 6 पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन 2 ग्रह शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाते हैं। कि कैसे, कौन कौन से, देखिए शुक्र और अरुण, इनको बिल्कुल से नोट करिए क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, मैंने इसके पहले ही बता चुका हूं। अपने अक्ष पे घूमना क्या कहलाता है दोस्तों, घूर्णन कहलाता है। देखिए मेरा पढ़ाने का यही तरीका है कि आप लगातार पढ़िए, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ठीक है, जब वीडियो समाप्त हो तभी मैं कुछ बोलूंगा जो आप समझते होंगे खुद ही, शायद वो उसके पहले ही आप कर लेंगे। ठीक है, मैं उसके लास्ट में ही बोलता हूं। सभी टीचरों का अलग अलग अपना फंडा है पढ़ाने का, मैं लगातार पढ़ाता हूं, कोई बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, वीडियो खत्म हो उसके बाद आप चाहे जो करिए। देखिए सूर्य के चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। मंगल, फोबोस, डेबोस,
डेमोस सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डेमोस है पूरे सौर मंडल का। ठीक है, बृहस्पति देखिए मंगल में कौन कौन से पाया गया? फेबोस, डेमोस, 2 उपग्रह पाया गया, जिसमें सबसे छोटा उपग्रह मंगल में ही पाया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों डेमोस, जो पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। ये दोस्तों मैं बोलता हूं कि जितना वैज्ञानिक खोज पाते हैं उनके तथ्यों पर हम पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी कल को कोई और खोज के ला दिएगा इससे भी छोटा, तो हमको उसको मानना पड़ेगा। इसलिए मेरे बातों को गलत मत मानिएगा कि मैं बोल दिया सबसे छोटा। तो अभी तक के रिसर्च में सबसे छोटा उपग्रह यही है, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति में गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह पूरे सौर मंडल का है। अब कुछ और वैज्ञानिक जो है दूसरा खोज के ला देंगे तो फिर हमको उसको मानना पड़ेगा, लेकिन अभी तक के रिसर्च में पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यही है। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जितनी दूर तक देखिए हम लोग सोच पाते हैं, जितनी दूर तक खोज कर पाते हैं, सिर्फ उतनी बात करते हैं, लेकिन सौर मंडल के बारे में अभी कोई भी परफेक्टली 100% रिजल्ट नहीं दे सकता। आप 100% की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं 10% भी कोई नहीं जानता है पूरे सौर मंडल में। ठीक है दोस्तों, मेरी बातों को कभी भी अनर्थ मत मानिएगा। मेरा यही मानना है कि 10% भी अभी तक साइंटिस्ट पूरे सौरमंडल को नहीं जान पाए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, शनि सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या लिए बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? शनि बैठा हुआ है। देखिए सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? उसका नाम क्या है? ट्यूटॉन है। ठीक है, चारों तरफ तस्तरी नुमा छल्ले पाए जाते हैं। किसमें? वलय 7 से कितने हैं? 7। उन्हें क्या कहलाते हैं? वलय कहलाते हैं। सबसे ज्यादा किसमें? सैटर्न में पाए जाते हैं। ठीक है, अरुण के देखिए, अरुण के पास ट्राइटन और नेरिड नामक उपग्रह हैं। 5 वलय पाए जाते हैं। कितने? 5 वलय पाए जाते हैं। बुध के पास देखिए, बुध के पास वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुक्र और बुध के पास कोई जो है उपग्रह नहीं पाया जाता। बार बार एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं और बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये इसके प्रीवियस एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए, दिन में ज्यादा गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब आप उसमें जो है कोई गैसेस नहीं पाए जाएंगे, वातावरण नहीं पाए जाएंगी, तो कैसे दिन में ज़्यादा गर्म हो जाएगा, रात में ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में बाहर गैसीय आवरण पाया जाता है। हमारे पृथ्वी के बाहर क्या पाया जाता है दोस्तों? गैसीय आवरण पाया जाता है। ये गैसीय आवरण ही हमें बचाए हुए, नहीं हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है -18 डिग्री सेल्सियस होता, जो ह्यूमन लाइफ में संभव नहीं है। क्या -18 डिग्री टेम्परेचर बना रहने पे जीव जंतु जी पाएंगे क्या दोस्तों? नहीं जी पाएंगे। इसलिए देखिए, जो गैसीय आवरण होता है वो टेम्परेचर को बरकरार बनाए रखता है। ठीक है, आज का मेरा ये वीडियो यहीं तक था दोस्तों। अगर मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे मैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस में और अच्छा आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। हाँ, ये मेरा सेम टू सेम हूबहू मेरा टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मित्रों।